वो स्टेज पे तशरीफ लाए और तिलावत के काम पर से का आगाज करें। खाली अब्दुल मन्नान साहब। मैं गुजारिश करूँगा हजरत मौलाना इज्जत माब डॉक्टर जनाब कदसारी साहब मदरसे हमारी से नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मैं गुजारिश करूँगा पंकज पचौरी साहब से जो NDTV के सीरियल एडिटर हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। पंकज पचौरी साहब। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही साहब से चेयरमैन मुस्लिम मुशावरती बोर्ड वो स्टेज पर तशरीफ लाए। साथ ही मैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर इज्जत माब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। और साथ ही मैं परवेज आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम
पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से दरखास्त करूंगा और इसलिए तशरीफ आए। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मोहतरम हज़रात, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क़याम 29 अक्टूबर 2001 में वजूद में आया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान में अपना कमिटमेंट समझा, लेकिन बदकिस्मती से तमाम सेकुलर पार्टियों ने, अगर मैं 100 बात सेकुलर कहूँ तो कोई हर्ज नहीं होगा कि उन्होंने सेकुलरिज्म का दामन छोड़ करके मुख्तलिफ धारों में बहते चले गए। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारा भी एक स्टेज होना चाहिए जहां से हमारी बातें आने वाले वाला तक पहुंच सकें। क्योंकि जिस पार्टी से जो नुमाइंदा जीत के जाता है वो मुस्लिम होता है, लेकिन हमारी बात अपने आप को उस पार्टी तक महदूद कर देता है। लिहाजा 29 अक्टूबर को 2001 को एक मशावरती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें ये बात रखी गई, आया क्या मुस्लिम किसी पार्टी की जरूरत है या किसी ऐसे प्रेशर ग्रुप की जरूरत है जो ये काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह 14 सूबों से लोग तशरीफ लाए। सब लोगों ने कहा कि हमें ऐसी किसी पार्टी की बहुत जरूरत नहीं है, हम उन सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन एक मुस्लिम प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। और उस दिन मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वजूद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको जो इन्वॉल्व किए हैं उसमें हमने इस मुख्तसर की मुद्दत में जो कारकर्दगी की है उसका इजहार किया है, और आपसे भी चाहते हैं कि अगर हमारी किसी तरह की आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो तो आप हमें लिख के भेजें, इंशाअल्लाह ताला उसे तकलीफ तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से कि वो अपना करीबी खुतबा पेश करें। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, सदर मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे बहुत ही सीनियर सेकुलर जर्नलिस्ट एंड मोस्ट सेकुलरली नोन जर्नलिस्ट जनाब चौधरी साहब, मुस्लिम मुशावरत बोर्ड के चेयरमैन जनाब यासीन साहब, मेरे सामने मौजूद हज़रत मौलाना ज़ीशान हिदायती साहब, जनाब जावेद हबीब साहब, जनाब अदीब अहमद साहब, मीडिया के अहम तरीन लोग, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के जिम्मेदारान और सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद आप हज़रात के सामने आ गया है। मुझसे कहा गया है कि मैं करीबी खुतबा पेश करूँ। मेरा ख्याल है मेरी तालिब इल्मी के ज़माने के बाद से 12-20 साल हुए कि मैंने लिखा हुआ पेपर शायद मुझे पहली बार आज पढ़ना पड़ेगा 20 साल के बाद, वरना मेरी आदत उस ज़माने में कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़ने की हुआ करती थी, अब वो तकरीबन छूट गई है।
लेकिन बार मैं आदत से मजबूर होने के नाते इस खुतबे के अलावा चंद चीजें आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मौजू इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने दहशतगर्दी, जिहाद और इस्लामी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल का अंदाज़े कारकर्दगी आपके सामने है। हमने शुरू से डिक्लेयर किया कि हम एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम करेंगे, लेकिन जब हम प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम करेंगे तो क्या उस मुस्लिम प्रेशर ग्रुप का काम क्या सिर्फ इतना ही होगा कि वो सियासी जस्तोखेज में, सियासी उठापटक में अपना एक रोल अंजाम देती रहे, या उसका एक रोल ये भी होगा कि मुसलमानों के ताल्लुक से मुल्क में जो अफकार और नजरियात रूनुमा होते हो रोजाना, और जो बहसें मुसलमानों के ताल्लुक से जब चलती हों, उस पर भी एक वाज़ेह राय और एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें। इस पर बहस और तमहीज़ के बाद मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के जिम्मेदारान ने ये महसूस किया है कि मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से जो मामला आती है, वो चाहे उनकी महरूमियों के मामला हो या वो मामला हो जो उन पर तशकीक के मामला हैं, शुकूक व शुबहात के मामला हैं, जो अंकुश नुमाई के मामला हैं, जो तदबीर और तनफीज के मामला हैं। तो हमने महसूस किया इस फैसले के बाद इलेक्शन खत्म हो गया। इंतखाबी सियासत में ये त्यौहार पहले तो 5 साल में आया करता था, अब 2-3 साल में आ जाया करता है, मगर 15 दिन का होता है। और उसके बाद ये इंतखाबी सियासत जब खत्म होती है तो मैं मानता हूँ कि सादे नेक सियासत का तकाज़ा ये है कि हम इश्यूज को एड्रेस करें, डेवलपमेंट की बात करें और स्टैंड लें कि जरूरतमंद कौन है और उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, और किस तरीके से हम समाज में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के तबकात को, मुख्तलिफ किस्म के फिरकों को एक साथ बांध कर तरक्की की राह पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के गामजन किस तरीके से हो सकेंगे, ये फिक्र करनी चाहिए इलेक्शन खत्म हो जाने के फौरन बाद। और अब चूंकि इलेक्शन खत्म हो गया है तो ये फिक्र हमें लाभ है कि इस मुल्क में जो वजूद हमारा है, जो तशकीक हमारे ऊपर है, तहफ़्फ़ुज़ का मसला जो हमारे साथ वाबस्ता है, तशख़्ख़ुस आइडेंटिटी का मसला जो हमारे साथ वाबस्ता है, क्या नए अरबाब इक़्तिदार उतनी ही संजीदगी के साथ इन मसाइल की तरफ तवज्जो कर सकेंगे जितनी संजीदगी इन मसाइल को दोचार है। और अरबाब इक़्तिदार इन मामलात में संजीदगी इख्तियार करें, उससे पहले ये जरूरी है कि हम खुद इन मामलात में इस कदर संजीदा हों कि जो इश्यूज हैं उन पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेने की, एक क्लियर कट स्टैंड लेने की पोजीशन, सलाहियत, हिम्मत हमारे अंदर मौजूद है कि हम खुद अपने मसाइल को बता सकें और अपने ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उन इल्जामात की सफाई हम बहुत ही ऑथेंटिकेटेड तरीके से पेश कर सकें। ये हमारी आज ये कॉन्फ्रेंस इस मकसद की तकमील की जाने एक पहला और इस कदम के तौर पर जो पहला इशू मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ने मुंतखब किया वो इशू है जो पूरी दुनिया में तकरीबन पिछले 15-20 साल से हमें मशकूक बनाए गए और हमारे वतन अजीज में गुज़िश्ता तकरीबन 6-6.5 साल में इस इशू में हमारा जीना तकरीबन इल्जामात की बौछार है। और ऐसा महसूस होने लगा पिछली सरकार के दौरान खुसूसी तौर पर, और इस दौर में अब सरकार आई है, इसकी क्या एक्टिविटी हो रही है तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मुल्क में आम मुसलमान को जिस नजर से देखा जा रहा है वो ये अंदाज है कि गोया दहशतगर्दी की तालीम देने वाले मजहब से ताल्लुक रखते हैं मुसलमान और सब के सब मुसलमान दहशतगर्द। कसूर हमारे
मैं बहुत खुले दिल से और बहुत खुले लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मामलात में हमारे जिम्मेदारान ने मौक़िफ़ नहीं, स्टैंड नहीं किया। चीजों को गुमगू की हालत में या तो छोड़ दिया गया या गोल अल्फाज करके बात को टाल देने की कोशिश की गई, और ये बड़ी वजह थी जिसने शुकूक को मजीद सहारा और उन शुकूक के इजारे का काम मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल आज। इस मुख्तसर तमहीद के साथ मैं ये खुतबा यहाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ अर्ज कर दूँ, आज जितने उलमा इकराम को हमने यहाँ मौजूद किया था उनकी एक खासी तादाद यहाँ मौजूद नहीं है। इसकी वजूहात बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम जो बातें हैं वो वाज़ेह तौर पर और खुले अल्फाज में करने की हिम्मत उठाते हैं यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोहतरम सुबोध खान साहिब, जनाब सर मौलाना डॉक्टर निसार साहब बिल्ला, मोहतरम दानिशवरान मुल्क, इज्जतमाब उलमा इकराम और मौजूद सामईन, मैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के सदर की हैसियत से आप सभी हजरात के इस कॉन्फ्रेंस में खैर मक़दम करता हूँ। दिल्ली में जून के मौसम की तमादर ज़माने में ज़रूर मिसल है, और इस मौसम में आप हजरात के सदर जोश व खरोश के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना ही इस बात की बड़ी दलील है कि कॉन्फ्रेंस के मौजू के तई आप हजरात किस कदर संजीदा और फिक्रमंद हैं। हक़ यह है कि दहशतगर्दी और इस्लाम के ताल्लुक से दुनिया भर में मुताबिक फोरम पर दर्जनों बार मुबाहिसे हुए और ऐलान किया गया कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि दहशतगर्दी और जिहाद के माबैन फर्क के ताल्लुक से गुफ्तगू करने कम। गुज़िश्ता तकरीबन 6 साल मुल्क में जिस किस्म का माहौल रहा है, उस माहौल में बार बार ये भेजा तासुब देने की कोशिश की जाती रही है गोया जिहाद ही का नया नाम दहशतगर्दी हो, और इस गर्ज से कभी इस्लामी दहशतगर्दी और कभी मुस्लिम दहशतगर्दी वगैरह इस तरह की वजूद में आती रही। खुद मीडिया दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इन इस्तिलाहों को इस्तेमाल करके ये प्रोपेगेंडा करता रहा है गोया इस्लाम का उसूल जिहाद ही दहशतगर्दी की असल वजह है। मज़ीद बरा खुद मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और सारे वज़ीर दाखिला बार बार अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क ये ऐलान करते रहे हैं कि इस्लामी जिहाद की वजह से मुल्क की दाखिली सलामती खतरे में पड़ गई है। इस पर मुस्तदरात ये कि मुल्क की फसाई और नामनिहाद हिंदू तंजीमें भी बार बार मुतालबा करती रही कि कुरान करीम में से उन आयात को हज़्फ किया जाए जिनमें जिहाद का तज़किरा मौजूद है। गोया पूरे के पूरे दीन इस्लाम पर ही एक मुतहरिक, मुतशद्दिद और जंगजू किस्म का दीन होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। बात अगर यही खत्म हो जाती तो शायद सब होता कि नासमझ, नादान और नावाकिफ लोग अदम वाक़ियत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, मगर सितम बालाए सितम ये कि खुद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुस्लिम तहरीकात के सरखैर हज़रात ने खुद को मुजाहिद कहकर इस इल्ज़ाम को सच साबित करने में कोई कसर उठा। यही वजह है कि सितंबर 11 के सानहे के बाद अचानक सारी दुनिया में अमन सलामती के सबसे बड़े अलमबरदार दीन इस्लाम को एक तशद्दुद पसंद दीन की हैसियत से देखा गया और दुनिया के हर मुसलमान के बारे में यह मफरूज़ा कायम कर दिया गया। ये सब के सब तशद्दुद पसंद हो गए और मग़रिबी ज़राए अब्लाग़ आखिरकार उस साजिश में कामयाब हो गए कि दुनिया भर में इस्लाम मुसलमानों को दुनिया की हर महज़ब कौम के सामने एक शरपसंद और मुतशद्दिद कौम की हैसियत से पेश कर। इन हालात के पेश नज़र काउंसिल ने ज़रूरत महसूस की कि मुल्क के बदले में सियासी मंजरनामे में असर नौ दहशतगर्दी और जिहाद के ताल्लुक से इस्लामी नुक्ता नज़र पेश किया जाए, ताकि गुज़िश्ता सरकार ने मग़रिबी अक़वाम के दोस्त बदोर जिस इस्लाम दुश्मन प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया था, नई सरकार उस सिलसिले को बंद करे और तमाम राज़ाने वतन दहशतगर्दी के ताल्लुक से इस्लाम और मुसलमाना में हिंद के मौक़िफ़ से वाक़िफ़ हों। नेक मुसलमाना ने हिंद के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मोतबर और जय्यद हज़रात इस मौके पर अपनी हक़नी राय बिना मसले वाज़ेह तौर पर पेश करके इस प्रोपेगेंडा को हमेशा के लिए रोक देने की एक मुश्तरका और मुत्तहिदा काविश कर सकें। इस काविश के तहत आज यहाँ मुल्क के नाबर उलमा इकराम के साथ मारूफ सहाफ़ी और सेकुलर जमातों के नुमाइंदे भी तशरीफ़ फरमा है, ताकि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक आम पैगाम जाए और इस्लाम के जिहाद के ताल्लुक से गलतफहमियां दूर हों। सच ये है कि जिहाद इस्लाम का एक इंतहाई मुक़द्दस फरीज़ा है।
जिहाद के हुक्म मानी किसी अम्र में हद्दुल मक़दूर कोशिश करना है, जद्दोजहद करना है। जिहाद की अपनी एक इस्तिलाही तारीफ है, उसके ज़ाब्ते हैं, क़वानीन हैं, मवाक़े इस्तेमाल हैं, तमाम शराहतें जिहाद के ताल्लुक से दीन इस्लाम में मौजूद है, जिनका जिक्र आज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उसको मुसलमान कहकर बंदूक हाथ में ले ले और ये ऐलान कर दे कि वो जिहाद कर रहा है। इसके बरस ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि हमारे ज़माने के इंतहाई मशहूर और मारूफ लफ्ज़ दहशतगर्दी की कोई तारीफ मुतय्यन नहीं। इस्तिलाहात को मुतय्यन करने वाले, इस्तिलाहात की तारीफ को मुतय्यन करने वाले सबसे मोतबर आलमी इदारे यूएनओ भी 48 घंटे मुसलसल बहस के बावजूद दहशतगर्दी की कोई मुत्तफ़िक़ इलाह तारीफ करने में नाकाम रही है। साथ ही दहशतगर्दी के कोई उसूल व ज़वाबित भी मुतय्यन नहीं है। चुनांचे दुनिया भर में जारी हर किस्म की तहरीक को दहशतगर्द करार दे देना इंतहाई नामुनासिब और नाइंसाफी पर मबनी होगा। इसी तरह दुनिया भर के मुस्लिम माशरों में जारी पुरतशद्दुद तहरीकात को जिहाद कह देना भी गलत होगा। यहाँ यह काबिल ज़िक्र है कि जब हम जिहाद और दहशतगर्दी की बात करते हैं तो एक तीसरी अहम तरीन चीज को नजरअंदाज कर देते हैं या जानबूझकर भूल जाते हैं, और वो है दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में जारी हक़ और बिलादियत की तहरीकात। गुज़िश्ता सदी की तारीख पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि खुद हमारे वतन अज़ीज़ में गुज़िश्ता मुकम्मल एक सदी तक आज़ादी की जद्दोजहद की है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम बरादरान वतन ने जोश बदोश हिस्सा लिया है। ये तहरीक सियासी भी और पुरतशद्दुद भी। क्या हम इस तहरीक को दहशतगर्दी कह सकते हैं या इसे जिहाद का नाम दिया जा सकता है? इसी तरह हमारे हनीफ मुल्क जुनूबी अफ्रीका ने मुसलसल निस्फ सदी तक आज़ादी की जद्दोजहद की है। दुनिया के किसी फोरम में उसे ना तो दहशतगर्दी कहा और न जिहाद। वियतनाम की 25 साल जंग क्या दहशतगर्दी थी? फ़लस्तीन की जद्दोजहद को भी निस्फ सदी होने को आई है। हमारी सरकार ने हमेशा तहरीक फ़लस्तीन की हिमायत की है। क्या फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम दहशतगर्द करार दिए जा सकते हैं? क्यूबा के अवाम एक अरसे से हक़ खुदरादियत को बरकरार रखने की जंग लड़ रहे हैं। क्या वो सब दहशतगर्द हैं? इस हकीकत का एतराफ़ बरमला किया जाना चाहिए कि दुनिया में फी ज़माना जारी बहुत सी तहरीकात दरअसल हक़ खुदरादियत की जंग है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कहीं तशद्दुद होता है तो दो फरीक होते हैं, एक ज़ालिम और दूसरा मज़लूम। या ज़ालिम और मज़लूम को पहचानने के ज़ाब्ते 21वीं सदी में बदल गए। दुनिया भर के अवाम गैर जानबदार होकर गौर करना, क्या क्यूबा के अवाम ज़ालिम हैं? फ़लस्तीन के अवाम ज़ालिम हैं? कंबोडिया के मासूम बच्चे ज़ालिम थे? वियतनाम के अवाम ज़ालिम थे? हम मुस्लिम ममालिक का तज़किरा नहीं करते, लेकिन क्या वो ईसाई अवाम के ज़ालिम थे जिन्होंने इस अवाम को गुलामी से इनकार कर दिया? फिर आखिर क्या वजह है कि गुज़िश्ता 10-15 साल से ही हम दहशतगर्दी लफ्ज़ सुन रहे हैं और इससे कब इस लफ्ज़ का कोई वजूद ही नहीं पाया। हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में जारी पुरतशद्दुद तहरीकात तमाम की तमाम हक़ खुदरादियत की जंग है। यकीनन बहुत सी तहरीकात को महज जहांगीरी और जहादारी और हुसूल इक़्तिदार की हवस ने जन्म दिया है, लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह कायम है कि आलमी इदारों ने आखिर उन तहरीकात की दर्जाबंदी क्यों नहीं की कि कौन सी तहरीक ज़ालिमाना तशद्दुद है और कौन सी तहरीक हुसूल आज़ादी है। शायद ये बहस तब्दील हो जाए, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस के असल मौजूद की तरफ लौटता और एक इंतहाई तकलीफ की हकीकत की जानिब आप हज़रात की तवज्जो महसूस कराना चाहता हूँ। आज दुनिया में जानी मानी पुरतशद्दुद तहरीकात का अगर जायजा लें तो हम देखते हैं कि ये सारी जंगें मुस्लिम ममालिक के अंदर ही करी हैं, वो चाहे अफगानिस्तान हो या इराक, चेचनिया हो या फ़लस्तीन, बोस्निया हर्ज़ेगोविना या फिर ईरान, शाम और उर्दू जैसे ममालिक पर जंग के करश्ते बादल, ये सभी मुस्लिम ममालिक हैं। और ये भी एक मुसलमान हकीकत है कि गुज़िश्ता निस्फ सदी में मुस्लिम ममालिक में किसी न किसी उन्वान से होने वाली इन जंगों में तकरीबन 80 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं और हज़ारों करोड़ डॉलर की दौलत ज़ाय हो चुकी है। इन ममालिक के कुदरती वसाइल रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं, अवाम रोज़ बरोज़ मुफ़लिस और नाखाना होते जा रहे हैं। क्या ये अमर हैरानकुन नहीं है कि हमारी ही ज़मीन पर हमारे ही वसाइल को, हमारे ही जरिए और हमारे ही वसाइल को इस्तेमाल करके मंसूबाबंद तरीके से ज़ाय किया जा रहा है और हम साजिश पर गौर किए बगैर उसका शिकार होते जा रहे हैं। आखिर कब तक? ये दरअसल वो सवाल है जिस पर आलम इस्लाम को ठंडे ज़हन से गौर करना होगा। क्या ये सच नहीं है
कि सितंबर 11 के दर्दनाक वाक़े ने जब आलमी मुसलमाननामे को बदला तो हम बहैसियत उम्मत अक़वाम आलम के माबैन मक़बूल करार, मगर इसी वाक़े को जवाब बनाकर बिना तहकीक अफगान अवाम को मुजरिम मानकर अफगानिस्तान को नीज़ को नाबूद करने वाले लोग सुरखरू रहे और एक ताबूती ताकत को जवाब फराहम कर दिया कि वो अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे। सुकूत इराक के पस मंजर पर गौर फरमाइए। ईरान और इराक की जंग, फिर इराक का कुवैत पर हमला, नतीजे में इराक पर तकरीबन 23 ममालिक की मुश्तरका फौजकशी और बिलाखिर तबाहकुन हथियारों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बहाने इराक के अवाम पर जारी मौजूदा अमरीकी जुल्म और बर्बरियत का जवाब क्या है? हज़रात हम ज़ालिम के सामने हथियार डालने की बात नहीं करते। जुल्म सहना भी जुल्म करने से कम गुनाह नहीं है, लेकिन ज़ालिम का हाथ जुल्म से रोकने के मुख्तलिफ तरीके इस्लाम ने हमें बताए। दीनी और सकाफती हमलों का जवाब दीनी और सकाफती हथियारों के जरिए, कलमी और ज़बानी हमलों का जवाब कलमी और ज़बानी हथियारों से, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का जवाब वर्ल्ड डिप्लोमेसी के जरिए, इंटरनेशनल लॉबिंग का जवाब उसी लॉबिंग से, और हथियार और गोला बारूद का जवाब हथियार गोला बारूद से देने का अंदाज भी हमें हथियार करना होगा। अपने कौमी और मिली वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करके उन वसाइल के जायज़ और मुनासिब इस्तेमाल के जरिए भी इस मग़रिबी इस्तेमाल को शिकस्त मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कॉन्फ्रेंस में वक्त के इन सुलगते हुए मसाइल पर हम जज्बात से ऊपर उठकर इंतहाई संजीदा खुद एहतसाबी इस्लामी अमल को इख्तियार करेंगे, क्योंकि सूरत शमशीर है दस्ते अजल में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते अजल में वो कौम लेती है जो हर लम्हा अपने नफ्स का हिसाब। बिला खौफ मुल्क और बैरून मुल्क में जारी तशद्दुद पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। बरादरान वतन और तमाम अक़वाम आलम के रूबरू जिहाद की असल हकीकत को वाज़ेह करते हुए अपील करेंगे कि इस्लामी दहशतगर्दी और मुस्लिम दहशतगर्द जैसी इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया जाए। इस्लाम समेत दुनिया के हर मज़हब दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है, उसे रोकता है, उसकी तरगीब नहीं देता, और यही वजह है कि गुजरात जैसे नस्ल कुछ रिसालात के बावजूद कभी भी किसी ने उसे हिंदू दहशतगर्दी नहीं कहा, क्योंकि हिंदू धर्म भी अमन, सलामती और भाईचारे का मज़हब है। चुनांचे इस्लामी दहशतगर्दी, हिंदू दहशतगर्दी, ईसाई दहशतगर्दी, सिख दहशतगर्दी वगैरह इस्तिलाहें अक्सर गलत है। दहशतगर्दी की जो भी तारीफ हो वो एक दहशत अमल है जो खिलाफ इंसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन व्यू पॉइंट्स को सामने रखते हुए आज एक गुफ्तगू होगी और आखिरकार हम किसी एक वाज़ेह नतीजे पे पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी, हमारा कार, हमारा नासिर हो, हमें सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जनाब डॉक्टर तस्लीम हमारे साथ सुन रहे थे। डॉक्टर साहब की खुतबे के साथ मैं कहूँगा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप बेजार हो जाए। मैं बहुत ही एहतराम के साथ इज्जत माब सबूत का सहाजी से, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, आपका एक सिर्फ मिजाज है। इन्होंने हमेशा जब भी किसी मुस्लिम स्टेज से खासतौर से आपको याद किया गया, और ये मौजूद तो बहुत सुलगता मौजूद है जहाँ पर लोग आने से कतराते हैं, इसलिए मैं बहुत आप तमाम लोग ये महसूस करें कि आपका यहाँ आना इस स्टेज पे बहुत अहमियत का हानि है, और मैं चाहूँगा कि आप उनका इस्तेमाल तालियों की गड़गड़ाहट से करें। आप स्टेट होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस तवज्जुह से भी आप इस वक्त आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा तो इसलिए तशरीफ लाएं और अपने ध्यान में
जलसे के हमारे जनाब सदर और हमारे मौलाना डॉक्टर साहब, इन्होंने आज पूरे सेमिनार में जाने का मौका तो लगा, लेकिन जितना बढ़िया लेकर के साथ आज इस बात को छेड़ा है हमारे भाई डॉक्टर रामानी साहब, हमारे बुजुर्ग और पुराने बहुत ही पुराने दिनों से हमारे आइडियोलॉग रहे मौलाना यासीन अख्तर इस्माइल साहब। मैं ताजुब कर रहा था कि पंकज पचौरी जी को मौका स्टेज अपने स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद मैंने बहुत ही रेयर दिखा, बट ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे कार्य हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जनाब परवेज साहब, हमारे भाई जावेद भाई, आदिल भाई, सारे सम्मानित हमारे इकराम दोस्तों और साथी, ये बहस जो हमारे यहाँ खास छिड़ी, अगर देखा जाए तो जिनको हम आज दहशत के बड़े ही नंबरदार एक से एक सागर कहते हैं, मैं बड़े विवाद आगों पर इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मैं गृह मंत्रालय में काम किया हूं। दाऊद इब्राहिम का नाम आप सब लोग बड़े नजदीक से जानते हो। अच्छे अच्छे सियासतदार और अच्छे अच्छे लोग दाऊद इब्राहिम के यहाँ कीमत खाने दुबई जाए, और वो दाऊद इब्राहिम जो हर बिरादरी के दो चार लुटे लफंगे चोर स्मगलर बेईमान हो सकते थे, उस तरह के कैटेगरी का आदमी था। थोड़ा धन दौलत ज्यादा कमा लिया था, इसलिए इज्जतदार हो गया था। कौन सी हालत हो गई कि दाऊद इब्राहिम एंटी नेशनल हो गया। एक नहीं, मैं जस्ट इसलिए कि क्या आज के बहस में हम अगर दहशतगर्दी पे बात करना है, जो एंटी नेशनल हो, दहशतगर्द हो, इसके ऊपर भी हमें लगता है कि कौन सी हमारी हरकत हो रही है और दुनिया की कौन सी हरकत हो रही है जो इस्लाम को टारगेट करके अपने राजनीतिक मंशा पूरा कर रहा है। बहुत साफ, एक तरफ छोटी सियासत जमात हिंदुस्तान की और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सियासत जमात। अगर दोनों की मानसिकता आप देखिए तो दोनों की मानसिकता एक है कि कोई उनको दुश्मन चाहिए अपनी सियासत करने के, और उसमें वो लोग जो किन्हीं कारणों से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी में से एक किसी को चुन करके कभी अपना नुमाइंदा बना करके उससे लड़ाई लड़ लिए, और कभी उसको एनिमी ऑफ द नेशन एंड एनिमी ऑफ द सोसाइटी एंड एनिमी ऑफ द कंट्री करके उसके खिलाफ लड़ लिए। ये मैं समझता हूं, क्योंकि इतना जो दूसरा पेपर आपने दिया है डॉक्टर साहब, उसमें आपने तो बाकायदा मक्का डिक्लेरेशन कहा है कि क्या टेररिज्म क्या और जिहाद क्या, ये दोनों को इतना बढ़िया डिफाइन किया है, बैन की आयत के साथ डिफाइन किया है आपने, कि मैं समझता हूं कि किसी अंधे को भी दिखा दिया जाए तो उसको समझना। लेकिन ये हालात जो आज इस पे बहस करने के लिए मजबूर है,
जाने अनजाने हमारे बेगुनाह उसमें शामिल हो जाते हैं। मैंने पंजाब, जहां एक एक्सेस इकोनॉमी का टेररिज्म आप कह सकते हैं, पंजाब रिलीजन और इकोनॉमी दोनों अगर देखा जाए, आसाम का उग्रवाद, जिसको उग्रवाद कहा जाए, उसको देखिए, तो मुझे लगता है कि जब रीजनल इम्बैलेंस होते हैं तो वहां एक वायलेंट मूवमेंट होता है, और वायलेंट मूवमेंट बहुत लंबे समय तक जब परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है, तो वो अलगाववादी आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं नहीं होगा तो हम अलग हो जाए। उल्फा का आंदोलन, दूसरे इलाके के जो, चाहे वो झारखंड में हो रहा है, चाहे वो तेलंगाना के इलाके में हो रहा है, ये कहीं न कहीं सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो लीड कर देता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और कुछ पॉलिटिकल होते हैं। कश्मीर का लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, देश की आजादी के साथ जुड़े हुए परिवेश में है, उसको आप यू कांट रूल आउट, उसमें है। शेख अब्दुल्ला जो 1947 में इस देश के साथ कश्मीर को मर्ज करने के लिए वकालत कर रहा था, और राजा हरि सिंह, हमारे पार्टी के नेता, उनके पिताजी, उसको अलग रखना चाहते थे। अगर ये दोनों के नजरिए को आप 45 साल के बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्थिति हो गई, क्या शेख अब्दुल्ला के बिरादरी जो है वो फिर से सरहद पार जाने को तैयार बैठा हुआ। शेख अब्दुल्ला का मैं एक जस्ट उनका मुख्यमंत्री काल हो गया, लगातार सरकारों का फेल्योर हो गया, 40 साल के बाद जो 10 साल के बीच शुरू हुआ है, उनके लिए दिल्ली दूर क्यों हो गई और क्यों वो सरहद के बाहर जाने लगे? कहीं न कहीं हमने अपने घर का दरवाजा खुद ही कमजोर किया। घर के दरवाजे आपके कमजोर है तो कोई इन चीजें नहीं कर सकता। गुजरात को आप इग्नोर नहीं, राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। 60 कैंप को मैंने घुमा है, और जो पर्दानशी औरतें ने जितनी कहानी कही है कि लगता था ही बढ़ जाए, उसमें हर कैंप लगता था बारूद का ढेर है, उस बारूद के ढेर से कुछ भी पैदा हो सकता है। आज एक स्टोरी बनाई जा रही है, 2 आदमी हो सकता है कि किसी इनोसेंट को उसमें एक आध आदमी सरफरा भी हो सकता है, लेकिन ये जो पूरे दौर में कह रहा हूं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो विषमता है, जो इम्बैलेंस है, क्या आप इसके ऊपर भी नजर डालेंगे? ये बात चलाने के साथ भूखा बढ़ता क्या नहीं करता, एक मामूली ये कहावत। और जब हम सोशली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली रिकॉग्नाइज करते हैं एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट वॉइस ऑफ टेरर, बिहेवियर ऑफ टेरर, तो जो जाहिर है वो 4 कदम आगे बढ़ के टेरर, जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, वो वायलेंट कर हो सकता है। दुनिया भर के जो आपने डॉक्टर साहब ने जो अपनी एग्जाम्पल दिया है, मैं समझता हूं एक नाइट पे हम कह देते हैं देश के मदरसे जो है वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के ठिकाने बनते जा रहे हैं। क्या मौलाना आजाद कहीं ब्रिटिश स्कूल से पढ़ के आए थे क्या? हमारे मौलाना मदनी किस विद्यालय से पढ़ के आए थे? सब तो कहीं मदरसे से पढ़े हुए लोग। मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, ये इनके बैकग्राउंड क्या था? ये क्यों नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के हीरो कहे गए? और आज जो पढ़ रहे हैं उनको आसानी से हम एक लाइन में उनके ठिकाने बता देते हैं। ये सारे चीज जो आज जाने अनजाने हमारे राजनीतिक सियासत के
खेल के पार्ट बने हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, मैं एक बार बॉर्डर एरिया में घूम रहा था पंजाब का, मैंने देखा कि वहां डिप्टी कमिश्नर को वीडियो नहीं पहचान रहा है। हमका वीडियो को डिप्टी कमिश्नर ना पहचाने तो समझ में आ सकता है, लेकिन वीडियो ही डिप्टी कमिश्नर को जरा के पहचान रहा है। मैं 1 मिनट में समझ गया कि हाँ, टोटली लगता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। हर आदमी अपने अपने इलाके में दुबका हुआ है। और पूरी चीजों को मैं जब काम करता था नॉर्थ ब्लॉक में, पूरा एक्शन प्लान बनाया कि कैसे पीपुल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। पुलिस वर्सेस टेररिज्म तो दुनिया में चलता है, उससे कभी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। जब तक पीपुल्स वर्सेस टेररिज्म नहीं होता है तब तक खत्म नहीं होता। जो लोग रोटी देते थे, जो शेल्टर देते थे, जब उनके मन में लगा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये हम कहीं ना कहीं वो भस्मासुर जिनको कहते हैं हम लोग की भस्मासुरी हो गए हैं, हम ही से बदलाव लेकर और हम ही को खत्म करना चाहते हैं, तब वहां पर दहशतगर्दी खत्म। मेरा ये मानना है कि एक तो सियासी बहस में जिहाद को किसी भी उग्रवादियों के बिहेवियर के साथ जोड़ना, ये निहायत करने के लायक है। क्योंकि आप जहां जिहाद के साथ जोड़ते हैं उनको धार्मिक मान्यता प्रदान करा देते हैं। आपके लिए तो एक ये पॉलिटिकल भाषण होता है, लेकिन उनको कवर दे देते हैं आप, रिलीजियस कवर दे देते हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं जाने अनजाने उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जबकि जो सारे हमारे सामने आज उदाहरण है, किसी भी धर्म का कभी भी कोई दहशतगर्दी को कहीं किसी धर्म में जुड़ा नहीं, कहीं नहीं। लेकिन बात है हमारी सोच, हम आसानी से चीजों को, क्योंकि हमें हेट्रेड जनरेट करने के खिलाफ कोई मशीनरी चाहिए जो हेट्रेड जनरेट करे और उसके खिलाफ हम पोलराइजेशन करें जो हमको प्रोटेक्ट करे, चाहे वो देश का सबसे शक्तिशाली देश कर रहा हो, चाहे यहाँ का सियासी इस देश का सियासी ग्रुप कर रहा हो। मैं समझता हूं एनफ हो गया। और आपने जिनको भी बुलाया होगा, अगर वो नहीं आए हैं, अपने कारण से नहीं आए हैं तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि उनके कलेजे में इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा होकर यहाँ से दहशतगर्दी और ये जिहाद को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो समाज के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं हमको आपको खड़ा होकर के इसके खिलाफ जो आपने शुरुआत किया है, ये काले काली भी नहीं बल्कि ये देश के लिए उन लोगों को जिसको बेगुनाह बेचारी हमारी मारी गई, अहमदाबाद में वो लड़की मारी, इशरत मारी गई, कैसा वैसा बेगुनाह लोग न मारा जाए। और मैं उस लड़की को भी सलाम करता हूं जो पूरी स्टेट पावर के कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होकर नरेंद्र मोदी को नंगा कर दी, मैं उसको भी सलाम करता हूं। इसलिए इस अवाम में कमजोर लोग अपने हैं, ये अवाम कमजोर नहीं है। और दहशतगर्दी में सिर्फ मुसलमानों को ब्रांड करके जो राजनीतिक सियासत करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, सारी सियासत गिरी तो चली अयोध्या के नाम पे, गले के नीचे बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास रहे। कहीं भी मैं और रिकॉर्ड कहता हूं, कहीं भी मुस्लिम कम्युनिटी ने अयोध्या के सवाल को हल करने में रुकावट नहीं बनी, कहीं भी नहीं बनी। 3 सरकार में तो मैंने निगोशिएशन किया, इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव सरकार में, उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में भी नहीं। ये हमने अपने नजर से, लेकिन जिनको लगा कि नहीं चाहे ये चुनावी स्ट्रेटेजी हो सकता है, तो जब चुनावी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा तो उसका फॉल आउट कोई न कोई सरफिरा, जिसके आप धार्मिक स्थल तोड़ देंगे, जिसके घर आप जला देंगे। और क्या कंपनसेशन मिले थे, सुप्रीम कोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, सब बौना हो गए एक अत्याचारी के सामने। तो आप क्या अपेक्षा करते हो कि वहां से हर्षण पैदा होगा? क्या
मजबूती के साथ इसके कंडेम करने का सवाल है, उतना ही मजबूती के साथ इस दायरे को और बढ़ाइए जिसमें दहशतगर्दी और धार्मिक आड़ में जो लोग अपने को बचना चाहते हैं उनको बेनकाब करने में, उनकी ताकत को, उनकी मंसूबे को दूर करने के लिए ये दायरा बड़ा हो। मेरा यही प्रार्थना है कि अल्लाह ताला आपको इसमें बाकायदा मजबूती प्रदान करे और हम सारे जैसे लोग इसमें आपके हम सफर बनकर के आगे चलें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार खासकर मौलाना लखनऊ से तस्वीर लाए हैं, डॉक्टर लाए हैं यहाँ पर, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ऐसे शख्सियत आगे बढ़ करके दहशतगर्दी के खिलाफ जहाँ अपनी बात कर रहे हैं वहीं अपने अवाम में एक नया जज्बा पैदा कर रहे हैं कि ये मुल्क तुम्हारा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो, अपनी गुर्बत के साथ लड़ो, मेहरबानी के साथ नहीं। जिस दिन हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू हो जाएगी हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप जनाब सुबह साहब जी का सुन रहे थे। बहुत सी वो बातें जो आपके दिल में होंगी उन्होंने उसका इजहार किया। मैं कौंसिल की सेक्रेटरी की हैसियत से और आप लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली मर्तबा किसी कांग्रेस किसी आदमी ने मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात की है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं हमारे बीच हजरत मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब तशरीफ फरमा है जो मुआविन सेक्रेटरी जनरल हैं मिली कौंसिल के और रुकन मजलिस आमला मुस्लिम बोर्ड के हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के बगल में जलवा फरोज़ मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब। मौलाना मोहतरम इस सेमिनार में बहुत से ऐसे उलमाए कराम आपसे ये पोशीदा नहीं है कि प्रेस और मीडिया का ताल्लुक आवाम से और हुकूमत से दोनों के दरमियान एक रास्ते का है। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं अखबार में या कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर देखता हूँ या सुनता हूँ, जब एक मुसलमान 5 लाख रुपये के साथ कहीं पकड़ा जाता है तो अखबार की हेडिंग होती है 5 लाख रुपये के साथ हवाला प्लस ISI का एजेंट पकड़ा गया। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ एक खबर होती है कि 50 से 1 करोड़ लाख रुपया या उससे भी ज्यादा जाली करेंसी या हवाले की मुख्तलिफ दराज से किशोरी लाल जब पकड़े जाते हैं तो खबर होती है हवाले का एक बड़ा कारोबारी पकड़ा गया, बड़ा रैकेट पकड़ा गया। तो मैं मीडिया के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की हमें आप सनसनीखेज खबरें बनाने में आपका एक किरदार है, आपके कुछ उसूल होने चाहिए, या अगर आपको गलत खबर दी जाती है तो आप उसकी तफ्तीश करें, छानबीन करें, ताकि
एक अच्छी फिरा बन सके इस मुल्क में, एक पूरी मीडिया आम लोगों के दरमियान न पैदा हो। इसी सिलसिले से यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, अभी जैसा कि हमारे वजीर मोहतरम साहब जी ने कहा कि मैं पहली मरतबा पंकज पचौरी साहब को देख रहा हूँ कि अपने स्टूडियो से बाहर निकल गया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल की तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस सेमिनार के लिए निकाला। और इसी के साथ मैं दावत देता हूँ और गुजारिश करता हूँ जनाब पंकज पचौरी साहब से कि वो अपना रखें। पंकज पचौरी साहब, आप उनका इस्तेमाल करें, बहुत अहम शख्सियत के हामी हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच में है जिन्होंने हमेशा सेकुलर और सही चीजों का साथ दिया है। पंकज पचौरी साहब। सिपाही रहता हूँ डॉक्टर रहमानी का मैं शुक्रगुजार रहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और महाराज पीर से हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया तो उससे बातचीत करने के लिए, जबकि तमाम बुजुर्ग वो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे से कोई गलती होगी तो उनकी खाते में दोस्तों बुजुर्गों साथियों, एक तो सबसे पहले ये जो डिक्लेरेशन जो है टेररिज्म और जिहाद के ऊपर मैं काफी पीछे पढ़ा और इसको मैं पूरा अपना समर्थन दूंगा। जैसे मैं सब लोग इसकी तीसरी जो लाइन होगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद का दहशतगर्दी से टेररिज्म से कोई नहीं। संजीदा बहुत ये विषय है, लेकिन फिर भी इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जिहाद जो शब्द है और उसका इस्तेमाल है हमारी मीडिया में, हमारी किताबों में, वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों में जब स्टॉक मार्केट क्रैश किया था तो मैंने कहीं पे पढ़ा कि मार्केट जिहादी, तो मार्केट जिहादी क्या होता है, कोशिश की इसे पढ़ने की क्यों इस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें मालूम पड़ा कि जो लोग मार्केट को खुदा मानते हैं उनको मार्केट जिहादी कहा गया और इसीलिए मेरे ख्याल में जो भाषा है उसमें ये गड़बड़ियां हैं। इसलिए और भाषा में इसलिए गड़बड़ियां हैं कि भाषा जो है, मैं पढ़ रहा था और डॉक्टर रहमानी का जो तस्वीर है यहाँ पर देख रहा था कि जिहादी कहा जाता है ज्यादातर जब मुस्लिम लोग मारे जाते हैं दहशतगर्दी की वारदातों में। मैं आपको बताऊं कि ये मीडिया नहीं करता। मीडिया हमेशा, ज्यादातर मीडिया जो हमारे हुक्मरान हैं जो वो कहते हैं उसको छापते हैं। तो वो चीज यहाँ पर है, मुझे ध्यान है कि जब चल रहा था पंजाब में तो हर व्यक्ति जो था वो सिख एक्सट्रीमिस्ट कहलाया गया। आप कोई ट्रक ड्राइवर पकड़ लीजिए, कोई गाड़ी चलाने वाला पकड़ लीजिए, कोई ढाबे का मालिक पकड़ लीजिए और उसको वो कह दिया जाता है। अब चूंकि जो हुक्मरान रहे हैं पिछले दिनों में वो हर व्यक्ति को जिहादी मानते हैं तो उसको मीडिया ने पकड़ लिया है और ये बहुत अच्छी बात आप लोग यहाँ कर रहे हैं और ये बहुत आगे तक जाएगी ये बात कि जो एक लफ्ज है उसको तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया गया वो खत्म, और वो खत्म होना भी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब वो जर्नलिस्टों को जिहादी कहने लगे। तो इसका मतलब जो भी आपकी बात नहीं मान रहा उसको आप जिहादी कहते हैं।